Hello dear students, welcome back in our online classes. आज हमारा फार्म सीरीज का जो है वो नंबर का वीडियो है, पार्ट 4 है। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या जनरली क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी दो तरह के बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको एक जानकारी के लिए रखने होते हैं, जिनको हमको जानना जरूरी होती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर देश में रहते हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो कुछ केस क्वेश्चन तो वैसे होते हैं एक लेकिन साथ में आपको ये भी जानना होता है, क्योंकि आप एकेडमिक जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और आपको एग्जाम कम्पीट करना होगा आज कल। इवन आपका इंटरम एग्जामिनेशन होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुड़ा हुआ सवाल। जो वोल फार्म सीरीज हमने अभी तक कवर किया है 3 वीडियोज में, उसी कंटिन्यूशन में हम अब उन फार्म बिल से जुड़े सारे क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो पहले देख ले तो कॉमन क्वेश्चंस को, कि कौन कौन से कॉमन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, जिनको नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने फार्म बिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे इश्यूज को मैंने एज आई कैन मैंने कंप्लीट इसमें कवर किया है। उसके अलावा भी किसी तरह का अगर कोई सवाल क्वेरी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो ये सेशन होगा एक तरह से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। इसमें परफेक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में उनको फार्म बिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बिल से रिलेटेड, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। कि सबसे पहला क्वेश्चन तो जो है ये बनता है कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी, व्हाई दिस बिल इज इम्पोर्टेंट इन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो ऐसे सिचुएशन में बिल को लाने की जरूरत क्या थी, या नॉर्मल सिचुएशन में इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये हमने बेसिक जो बैकग्राउंड डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने जाना था पार्ट 1 में, प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिचुएशन है वो जो हमारे पहले की ओल्ड एग्रीकल्चर सिचुएशन है, जो हमारे आज़ादी के समय का जो सिचुएशन था उससे काफ़ी डिफरेंट है। उस टाइम पे हम डेफिशिएंट सिचुएशन में थे, लेकिन आज हम सरप्लस सिचुएशन में हैं। उस टाइम पे हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कानून इसलिए लाए ताकि जो लोकल ट्रेडर्स है, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन आज तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो हमको इस वजह से भी कुछ लॉज को लाना और कुछ लॉज को मॉडिफाई करने की जरूरत महसूस हुई गवर्नमेंट को। इसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट है उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे लेकुना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है उसमें। उसकी वजह से भी हमको जो है इस तरह के कानून की। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन 2020 इन 2022 में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को भी फुलफिल करने के लिए उनको जो है इस तरह के कानून लाने की जरूरत थी, क्योंकि विदाउट encouraging private investment in agriculture, the goal cannot be fulfilled, as I think. So governments needs to flexible their rules, regulations, or their laws related to agriculture, encouraging the private investment in agricultural allied sectors. तो इसलिए भी जो है गवर्नमेंट्स को इनकी लाने की जरूरत पड़ी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, जब गवर्नमेंट इतने फार्मर्स को इनकम को डबल करने के लिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और
फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह कानून ला रही है। तो फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो अपसेट क्यों है? तो उसके बहुत सारे रीजन है जो हमने जाना था वीडियोस में, क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लगता है कि एपीएमसी मंडी जो है खत्म हो जाएगी, एमएसपी पे जो उनका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे जो है फार्मर्स को जो है लो रेस्ट मिलेगी फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल फार्मर्स गेट एमएसपी और नॉट आफ्टर these three bills? डेफिनेटली फार्मर्स विल गेट एमएसपी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि एमएसपी नहीं रहेगा, बल्कि गवर्नमेंट तो जो है करने को तैयार है, डिक्लेरेशन देने को तैयार है कि एमएसपी रहेगा, बट कानूनी तौर पे वो ऐसा कुछ कहने से बच रही है गवर्नमेंट। तो एमएसपी रहेगा, लिटरली जो है आपका रहेगा। Why farmers from Punjab and Haryana are protesting mainly? किसान फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा ही क्यों इसको विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब और पंजाब और हरियाणा के किसान ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मेजरली किसान वहाँ के हैं, मेनली किसान वहीं के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं, बहुत सारे स्टेट से प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान जो है हरियाणा और पंजाब के किसान को ज्यादा दिक्कत क्यों? क्योंकि वहाँ पे 80% of wheat in Punjab and 75% of wheat from Haryana are procured at the MSP। मतलब वहाँ का 80% और 75% जो गेहूं का उत्पादन होता है, जो राइस का उत्पादन होता है, जो फूड ग्रेन्स का उत्पादन होता है, वो एमएसपी पे ही खरीदा जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा व्हीट एंड राइस जो है पंजाब में ही प्रोड्यूस होता है, तो सबसे ज्यादा वहीं पे खरीद भी होती है गवर्नमेंट के रेट पे, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस Why are some state upset with the farm laws? ये कि कुछ गवर्नमेंट भी जैसे तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ जो है कानून लेके आई है, कुछ रेजुलेशंस लेके आई रही गवर्नमेंट्स, तो क्यों कुछ गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही, बाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं हो रही? तो देखिए यहाँ पे जो मुझे पर्सनली लगता है, यहाँ पे दो रीजन हो सकता है। एक तो जो आप लोग सब जानते हैं पॉलिटिकल, यहाँ पे जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, जिन स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स का शासन है, वो लोग तो पॉलिटिकली उसका विरोध करेंगे, भाई बीजेपी लाके आया है या कोई से पर्टिकुलर गवर्नमेंट लेके आया, वो तो करेंगे क्योंकि दे आर इन पोजीशन। उनको तो ये इंडिया का जो है एक सिस्टम बन गया है कि विरोधी कुछ भी करे उसको फिर कुछ भी करे उसका विरोधी करना है। पहला रीजन को पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको पता है जो किसान एपीएमसी मंडी में बेचता है तो उसके बदले में कुछ टैक्स, कुछ कमीशन देना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट को दे। मंडी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो उसको कमेटी को जो उसको क्या बोल सकते हैं, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, कमेटी जो होती है जो उस मार्केट को चलाती है, उसको टैक्स देना पड़ता है, मंडी फीस देनी पड़ती है, जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जा रहा है, गवर्नमेंट के जो एजेंट्स है उनका जॉब और रेवेन्यू उनका भी जा रहा है। वो लोग कार्टेल बना के बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करते थे, बहुत ज़्यादा फायदा प्रॉफिट लेते थे, वो उनका जा रहा है। तो इस वजह से दूसरा रीजन है। तीसरा एक रीजन मुझे जो लगता है पर्सनली, कि देखिए जैसे हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैटर है एग्रीकल्चर, बट यहाँ पे जो है ये रूल, ये कानून लेके आके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी डोमिनेंट होना चाहती है, उनकी पावर को मतलब यूज करना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए भी ये तीन चार कारण मुझे इसमें नजर आते हैं। आपको दो रीजन लगते होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अब आते हैं कि
क्या फार्म बिल जो लेके आए गवर्नमेंट, ये किसानों का और फायदा करेंगे या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में बढ़ाएंगे? तो मैं कहूँगा कि नहीं। नहीं, डेफिनेटली मैं कहूँगा यस। जितना मुझे नॉलेज उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि फार्म बिल जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए अच्छा है। कहीं न कहीं मुझे भी थोड़ा-सा जो है लगता है कि हाँ, कि अगर एमएसपी जो है धीरे-धीरे और एपीएमसी मंडीज़ को इवेंचुअली अगर वो एंड एंड अप हो जाए या वो खत्म हो जाएगी, तो वो एक किसानों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जहाँ बात आती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, तो मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि जो लॉज लाए हैं, जो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, इनके बाद एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको फायदा, प्राइवेट प्लेयर्स का, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन को फायदा होगा, तो वो इसमें enter करेंगे। चाहे वो वेयरहाउसिंग हो या कोल्ड स्टोरेज हो या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, कहीं पे भी, लेकिन वो इसमें एंट्री कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के सवाल आता होगा दिमाग में कि आप लोगों को लग रहा होगा, ये हो रही है कि भाई अब तो जो है प्राइवेट प्लेयर्स और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भंडार को जो है स्टोर कर लेंगे और मार्केट में जो बड़ा प्राइसेस मतलब करके शॉर्टेज करके फिर उसका बेनिफिट लेंगे, पॉसिबल है? तो अगर टेक्निकली देखें और अगर एज पर द रूल्स, एज पर द न्यू फार्म बिल्स देखें, यस, दे कैन स्टॉक, दे कैन स्टॉक देयर इन्वेंटरी एज दे वांट, वो चाहते हैं उतना वो स्टॉक कर सकते हैं। केसेस में वो ऐसा नहीं कर सकते। देश में कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया, हाँ, पाकिस्तान से और चाइना से, तो उस कंडीशन में वो ऐसे प्राइसेस बढ़े तो उसको वो प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, स्टॉक लिमिट पे वो गवर्नमेंट बैन कर सकता है। दूसरा, अगर अकाल पड़ गया देश में तो उस कंडीशन में जो है आप क्या नाम से स्टॉक नहीं कर सकते, फूड के प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते, ऐसे कंट्रोल को गवर्नमेंट ने, लेकिन ये मेजर जो है टू एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने सामने आ रहा है। So these are some common questions which is you have to know because you are living in the society. अब आ जाते हैं few important questions related to your examinations जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंटर में, मिड टर्म में और कम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें स्टूडेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना जरूरी है, डेटा और रिपीट क्वेश्चन को आपको जानना जरूरी है। जैसे कि फॉर्म बेस को कौन इंट्रोड्यूस किया, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वही इंट्रोड्यूस करता है, तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है इस बिल इंडियन पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किए थे। अब इन बिल्स को जो है लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका डेट है 17 सितंबर 2020 इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद में लोकसभा ने कब उसको अप्रूव किया, उसी दिन उसको अप्रूव कर दिया लोकसभा ने। फिर राज्यसभा में कब अप्रूव हुआ, 20 सितंबर, 3 दिन बाद राज्यसभा में भी वो अप्रूव हुआ। और फिर जो रूल होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेंट जरूरी है, उनका असेंट जरूरी है, वो कब कॉन्सेंट दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने दिया 27 ऑफ सितंबर 2020। जिस दिन वो ऑप्शन दे दिया उसी दिन वो जो है फार्म बिल्स जो थे, फार्म के जो प्रपोजल थे वो कानून बन गए, एक्ट बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपने हमने डिस्कशन किया उसमें जो भी सवाल बनता है, क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली निकल के आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत कुछ मॉडिफिकेशन किया, अमेंडमेंट किया, तो क्या अमेंडमेंट किया कि उनमें से कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो सीरियल्स थे, पल्सेस थे, ऑनियन थे, पोटैटोज थे, एडिबल ऑयल्स थे, इनको जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज थे
किस कानून के तहत किया गया? तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट, विच लॉ ब्रिंग्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर द फार्मर्स। तो कौन सा कानून लेके आता है किसानों के लिए आजादी? तो कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी वो उसको सेल कर सकता है अक्रॉस द कंट्री, चाहे जिसको भी, रिटेलर को, फार्म्स को, किसी को, वो आता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, which farm law allow farmers to tie up with the large buyers, exporter and retailers। कौन सा कानून है जो किसानों को, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो बायर्स है, जो एक्सपोर्टर है, जो रिटेलर्स है, उनके साथ डायरेक्टली टाइप करने का या एग्रीमेंट करने का अधिकार देता है? वो है आपका द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। These are some simple questions, and more question may be like, where is the epicenter of farmers protest against new bills? तो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट के जो लॉज है उसके खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो पंजाब और हरियाणा से हुआ था, और मेनली सेंटर में हुई है। Which law is related to contract farming provisions? कौन सा ऐसा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है? तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो कौन सा कानून है जो किसानों को एक एडिशनल एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपना प्रोड्यूस को सेल कर सके एपीएमसी के अलावा? पहला एक तो ऑलरेडी तो एपीएमसी था, उसके अलावा एक एडिशनल प्लेटफॉर्म जो है आउटसाइड द मंडी जो है, कौन सा कानून देता है? वो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को किया हूँ, आपके सामने लाया हूँ। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि आपसे कोई पूछ सकते कौन कौन से 3 कानून थे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब देखिए जितने कानून मैंने डिस्कस किए अभी, 3 कानून के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए हैं, क्या क्या कहा गया है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है भाई। जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020 है, उसके अंतर्गत प्रोविजन कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जैसे इस कानून के अंतर्गत क्या प्रोविजन है कि ओपन अप द एग्रीकल्चर सेल एंड मार्केटिंग आउटसाइड द एपीएमसी, जो एपीएमसी मंडी जो उसके बाहर भी उसको ओपन कर दिया है। जो बैरियर थे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड के लिए, वो भी जो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए हैं। prohibits state governments from collecting मंडी फीस फॉर द ट्रेड आउटसाइड द एपीएमसी। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड करते है किसान, तो उससे गवर्नमेंट को फीस लेने का कोई हक नहीं है, उसको गवर्नमेंट जो है फीस नहीं ले सकती है, ये भी इसमें प्रोविजन है। So this is all about from my side in this particular video. I hope you will be benefited from this particular video, and the knowledge you will share with your friends, and you will be able to understand the 3 formulas along with few important questions which we have discussed in this video. Thank you for watching. If you have agree that this is the important information, this is the beneficial information for you, so like करिए, शेयर करिए दोस्तों में, तो आप कर सकते हैं।
थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैप्पी।